जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल के बारे में। ठीक है, हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल अब को बिल्कुल विस्तृत रूप से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल के बारे में जितने भी आपके महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, स्टार्ट हो चुकी है आज की लाइव क्लास। ठीक है, जब सभी को जय हिंद, है ना। स्टार्ट होने वाली है। आधुनिक काल के बारे में हम सभी पढ़ेंगे, बहुत ही नामकरण एवं स्मरणीय जो तथ्य हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो स्टार्ट होने वाली है। सभी लोग, अधिकांश विद्वानों ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो समय माना है वो 1900 से 1980 विक्रम संवत अर्थात 1943 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक माना है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने 1900 से आगे माना है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने और अधिकांश विद्वानों की यहाँ पर बात हो रही तो 1900 से 1980 विक्रम संवत, ठीक है, ये माना है। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने 1857 से 1947 ईस्वी तक अवधि को जागरण काल कहा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि किसने आधुनिक काल को जागरण काल कहा है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तब आपका उत्तर होना चाहिए क्या? त्रिभुवन सिंह ने। ठीक है, किसने? त्रिभुवन सिंह। त्रिभुवन सिंह ने जो है आधुनिक काल को जागरण काल कहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। 1947 ईस्वी से आज तक की अवधि को आधुनिक काल माना जाता है ना। 1947 से ईस्वी से आज तक की जो अवधि है उसे आधुनिक काल माना जाता है और जागरण काल इसे कहा है तो त्रिभुवन सिंह ने कहा है। ठीक है, हाँ। और अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा फैक्ट है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने स्वच्छंदतावाद को आधार मानकर आधुनिक काल का उपविभाजन किया है। इस प्रकार से किया है, देखो, इन्होंने पुनर्जागरण काल कहा, पूर्व स्वच्छंदतावाद काल कहा, स्वच्छंदतावाद काल कहा, उत्तर स्वच्छंदतावाद काल कहा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो काल हैं 1857 से 1900 के काल को पुनर्जागरण काल, 1900 से 1920 के काल को पूर्व स्वच्छंदतावाद काल, जो आपका 1900 से 1920 वाला जो काल होता है ना, द्विवेदी युग, उसे इन्होंने कह दिया, क्या कह दिया? पूर्व स्वच्छंदतावाद। अगर आपसे पूछा जाएगा कि द्विवेदी युग की जो समय सीमा है उसको स्वच्छंदतावाद की जो संज्ञा दी है वो किसने दी है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बच्चन सिंह ने, पूर्व स्वच्छंदतावाद की। ठीक है, 1920 से 1940 छायावाद के काल को इन्होंने स्वच्छंदतावाद काल कह दिया। ठीक है, और 1940 ईस्वी के काल को उत्तर स्वच्छंदतावाद इन्होंने काल किया है। ठीक है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, आरती जी, सचिव, मोहित जी, ओपी जी, रवि जी। ठीक है, सभी लोग। पहला दशक प्रगति और स्वतंत्रता का द्वंद्व, दूसरा दशक संतुलन की खोज। तो ये अलग प्रकार से इन्होंने बांटा है, उपविभाजन किया है। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने किया है। इनके बारे में क्वेश्चन अभी तक तो नहीं बने हैं, अगर बन जाए तो इस प्रकार से आपको याद भी करते रहना। ठीक है, भक्ति काल एवं रीति काल में वार्ताओं एवं टीकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य का शुभारंभ हुआ है। भक्ति काल और रीति काल में वार्ताओं एवं टीकाओं के माध्यम से हुआ हिंदी गद्य का शुभारंभ। हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं शताब्दी में रचित गोरखसार ग्रंथ में मिलता है। इसकी भाषा खड़ी बोली की अपेक्षा ब्रज भाषा के अधिक निकट है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना जो मिलता है वो कब मिलता है, तो 14वीं शताब्दी में रचित गोरखसार ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, गोरखसार में मिलता है, सभी लोगों को याद रखना है। सम्राट अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा। किसके समय में? अकबर के समय में। अब आपसे पूछा जाएगा कि चंद छंद वर्णन की जो भाषा है वो क्या है, तब आपका उत्तर होगा खड़ी बोली। किसकी रचना है, तब आपका उत्तर होगा गंग कवि की। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से हमारे क्लियर होंगे। मनीष जी, मंजू, मधुराज जी। ठीक है,
1741 ईस्वी में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना खड़ी बोली में की है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाषा योग वशिष्ठ, कई बार ये पूछा गया है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है, तब आपके उत्तर होगा रामप्रसाद निरंजनी, ठीक है। और इसका रचना काल 1741 माना जाता है और इसकी जो भाषा मानी जाती है वो मानी जाती है खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली है। अगला देख लेते हैं, परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से भाषा योग वशिष्ठ को हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाता है कि परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से भाषा योग जो गद्य की दृष्टि से प्रथम हिंदी ग्रंथ कौन सा है, प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है, तब आपका उत्तर क्या होगा, क्या होगा, भाषा योग वशिष्ठ। और प्रथम जो गद्य लेखक माने जाएंगे कौन मानेंगे, रामप्रसाद निरंजनी, ठीक है, रामप्रसाद निरंजनी माने जाएंगे। यतीन्द्रजीत शास्त्री, बहुत बढ़िया। 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया। किसने, पंडित दौलत राम ने जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया था 1761 में। और 4 मई 1800 ईस्वी को जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई जिसने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, तब आपका उत्तर होगा कि 4 मई 1800 में, ठीक है, 4 मई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लूलाल जी और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। आपको याद रख लेना है कि जो जॉन गिलक्राइस्ट थे, जो फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना 1800 में हुई थी, है ना, इसके जो जॉन गिलक्राइस्ट हैं हिंदी उर्दू के अध्यापक थे और इन्होंने आगरा के लल्लूलाल जी को, जिनकी रचना प्रेम सागर है, और आरा के जो सदल मिश्र हैं इनको भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। सभी को याद रख लेना, फोर्ट विलियम कॉलेज की खड़ी बोली के विकास में, खड़ी बोली के जो है विकास में इसकी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है फोर्ट विलियम कॉलेज की और लल्लूलाल जी की, सदल मिश्र जी की। जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की। इन दोनों महानुभावों की सहायता से हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी की रचना भी की गई। आपको याद रख लेना है, सभी को याद रख लेना है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर की रचना किसकी प्रेरणा से की थी, तब आपका उत्तर होगा जॉन गिलक्राइस्ट की, ठीक है। और प्रेम सागर किसकी रचना है, तब आपका उत्तर होगा लल्लूलाल जी की। और सदल मिश्र की रचना कौन सी है, तब आपका उत्तर होगा नासिकेतोपाख्यान। तो यहां से आपके कई प्रकार के प्रश्न पूछे भी गए हैं पिछले एग्जामों में, ठीक है, तो याद रख लेना है। हाँ, एक है पंडित सदल मिश्र द्वारा लिखित नासिकेतोपाख्यान का अन्य नाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो बात है कि नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है, लेकिन इसका अन्य नाम क्या है, तब आपका उत्तर होता है चंद्रवती। क्या नाम है, चंद्रवती। नासिकेतोपाख्यान जो सदल मिश्र की रचना है इसका अन्य नाम है चंद्रवती, ठीक है, बहुत बढ़िया निशा जी, ये इस बार नेट एग्जाम में भी आया था, हाँ बहुत बढ़िया, नमिता जी, KM प्रीति जी। मुंशी सदाशुकलाल ने न्याज ने सुख सागर की रचना हिंदी गद्य में की जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आधारित है। आपको पता होनी चाहिए जो सुख सागर है ये रचना सुख सागर जी की है, सुख सागर न्याज की। कभी कभी न्याज भी आ जाता है लिखा, है ना, सुख सागर ना लिख के न्याज अकेला आएगा, तो सुख सागर ये न्याज की है और इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आधारित है, ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना की जिसे उदय भानु चरित भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, सबसे जो पहली रचना कहानी मानी जाती है, कुछ विद्वान रानी केतकी की कहानी को मानते हैं और ये जो रचना है वो किसकी है, इंसा अल्लाह खां की है और इसे उदय भानु चरित भी कहा जाता है, ठीक है। रानी की केतकी की कहानी इंसा ने नहीं अल्लाह ने भी सुनी, इंसा और अल्लाह सबने सुनी है, तो रानी केतकी की कहानी इंसा और अल्लाह खां, ठीक है, इंसा ने भी सुनी और अल्लाह ने भी सुनी, सबने सुनी है, तो याद रख लेना है। इंसा अल्लाह खां की भाषा ठेठ हिंदी है, इसमें संस्कृत या अरबी फारसियों के जो शब्द हैं वो नगण्य हैं, याद रखना है। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी गद्य को माध्यम बनाया। विलियम केरे ने बाइबल के साथ इंजील आदि का भी अनुवाद किया। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बाइबल का अनुवाद किया है वो किसने किया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए विलियम केरे ने। बाइबल का अनुवाद किसने किया,
तो विलियम केरे साहब ने किया है, ये पूछा भी गया है। 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 ईस्वी के लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। इनकी प्रेरणा से विभिन्न विषयक हिंदी की पुस्तकें प्रकाशित हुई। तो आपसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तब आपका उत्तर होगा 1817 में, और आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1833 में। ठीक है, हाँ, याद रख लेना है सभी लोगों को। और नेक्स्ट है, बंगाल में राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद किया। कौन ने? राजा राम मोहन राय ने। याद रख लेना है, राजा राम मोहन राय ने एक पत्रिका निकाली थी 1829 में। 1829 में उस पत्रिका का नाम सभी लोगों को बताना है, वो पत्रिका कौन सी थी? 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाली गई थी, तो जल्दी से बताओ। और इन्होंने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। तो सभी को याद रख लेना है, जल्दी से बताओ 1829 में कौन सी पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था राजा राम मोहन राय ने। 1826 ईस्वी में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित किया। अब आपसे यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी ने बंगदूत बता रहा है, प्रियंका जी, ज्योति जी, हरिकेश जी, सभी ने बंगदूत बताया है। ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है कौन सा? उदंत मार्तंड, जिसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर, है ना। और 1826 में प्रकाशित हुआ था। और कहां से प्रकाशित हुआ था? तो ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। और ये कौन सा समाचार पत्र है? साप्ताहिक है। तो ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। यहां पर हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था, तब आप सभी को याद रख लेना है। ठीक है, तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था समाचार सुधावर्षण, और हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। 1826 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये साप्ताहिक था उदंत मार्तंड। बहुत बढ़िया। और हिंदी के अखिल भारतीय महत्व को समझते हुए राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में बंगदूत नामक हिंदी का पत्र प्रकाशित करवाया था। तो बंगदूत जो पत्रिका थी ये 1829 में प्रकाशित हुई। और किसने? राजा राम मोहन राय ने। तो याद रख लेना, 1826 में उदंत मार्तंड, फिर आगे बढ़ते हैं 1829 में बंगदूत, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय कोलंबस की उपाधि किसे मिली, तब आपको लिखना है क्या भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली है। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि 1854 में श्याम सुंदर सेन द्वारा दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण का प्रकाशन हुआ था। बहुत बढ़िया आर्ची जी। नेक्स्ट है 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। इसकी लिपि देवनागरी और भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई थी। बनारस से ही 1850 ईस्वी में सुधाकर का प्रकाशन आरंभ हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बनारस अखबार किसने निकाला था, तब आपका उत्तर होगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और इन्होंने कब निकाला था? 1845 में, है ना। और 1850 में सुधाकर भी प्रकाशित हुआ था। कहां से? बनारस से। राजा लक्ष्मण सेन ने 1860 ईस्वी में आगरा में प्रजा हितैषी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजा लक्ष्मण सेन ने कौन सा निकाला था? 1860 में प्रजा हितैषी। कहां से? आगरा से निकाला था। तो जो राजा लक्ष्मण थे वो क्या थे? प्रजा हितैषी थे, प्रजा हितैषी थे। तो ये प्रजा हितैषी निकाला नामक पत्र का जो है आरंभ किया। 1863 ईस्वी में आगरा से लोकमित्र का प्रकाशन हुआ। तो 1863 से आगरा से लोकमित्र का प्रकाशन भी हुआ। और प्रजा हितैषी जो निकाला वो राजा लक्ष्मण सेन ने निकाला। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछे जाते। नवीन चंद्र ने 1867 में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किया है। 1867 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका है। और ये इसके जो नवीन चंद्र ने निकाली, कब निकाली? 1867 में। और ज्ञान जो है आप कैसा प्राप्त करते हो? नवीन ज्ञान प्राप्त करते रहते हो। तो ये ज्ञान प्रदायिनी जो पत्रिका है ये किसने निकाली है? नवीन चंद्र ने। तो सभी को याद रख लेना है। ठीक है, हाँ, सभी को याद रखना है कि जो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली वो नवीन चंद्र राय ने निकाली। और ज्ञान तो हम नवीन प्राप्त करते हैं, तो नवीन जो हो जाएंगे एक सही में संपादक हो जाएंगे। ठीक है, 1837 ईस्वी में
तत्कालीन संयुक्त प्रांत अरब उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों की भाषा उर्दू कर दी गई 1837 ईस्वी में। और जो है हिंदी के विरोध और उर्दू के समर्थन में गारसादा तासी और सर सैयद अहमद खान ने बहुत प्रयास किया। हिंदी के विरोध और उर्दू के समर्थन में आपसे क्वेश्चन बनता है कि हिंदी के विरोध और उर्दू के समर्थन में कौन से विद्वान हैं जिन्होंने प्रयास किया है, या ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी का विरोध और उर्दू का समर्थन किया। तब आपका उत्तर होगा गारसादा तासी, जो फ्रेंच विद्वान थे, और सर सैयद अहमद खां। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। सर सैयद अहमद खां हिंदी को गंवारू बोली कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो सर सैयद अहमद खां थे, ये हिंदी को क्या कहते थे? गंवारू बोली कहते थे। आपको याद रख लेना है ना। क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं, जब हम क्वेश्चन लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी को गंवारू बोली कौन कहता है, किसने कहा है, तब आपका उत्तर ध्यान रखना है सर सैयद अहमद खां, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसी समय सर फ्रेडरिक पिक्ट नामक अंग्रेज विद्वान ने हिंदी का कट्टर समर्थन आरंभ कर दिया। फलतः धीरे धीरे हिंदी का प्रचार बंगाल से लेकर पंजाब तक होने लगा। तो इसका समर्थन किसने किया था? सर फ्रेडरिक पिक्ट ने, याद रखना है। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। कुछ समय बाद बनारस डिवीजन के संयुक्त स्कूल इंस्पेक्टर बनाए गए। शिवप्रसाद सितारे हिंद हिंदी के समर्थक थे, लेकिन ऐसी हिंदी के समर्थक थे, कैसी हिंदी के? वह ऐसी हिंदी का प्रचार चाहते थे जिसमें अरबी और फारसी के भी क्या हो, शब्द हों। तो ऐसी हिंदी के समर्थक थे कौन? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, और इन्हें सितारे हिंदी की जो है क्या है, उपाधि दी गई। याद रख लेना है, सभी को याद रखो। भारतेंदु युग हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में। भारतेंदु युग के बारे में पहले इसको भी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जो हमारे फैक्ट हैं। प्रचलित शब्द हों, इन्होंने बनारस अखबार के माध्यम से अपनी इस नीति का प्रचार भी किया है। बनारस अखबार किसने निकाला था? शिवप्रसाद सितारे हिंद ने निकाला था, ठीक है। कब निकाला था? किसी को पता है? अभी हमने पढ़ा है बनारस अखबार कब निकाला था शिवप्रसाद सितारे हिंद ने? कमेंट में सभी लोग बताएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तब आपका उत्तर होता है दयानंद सरस्वती ने। और जो है 1875 में इस आर्य समाज की, बहुत बढ़िया, 1845 इसका सही उत्तर होगा। 1845 में बनारस अखबार निकाला था किसने? शिवप्रसाद सितारे हिंद ने। सभी को याद रख लेना है, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, फैक्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः जो है गुजराती भाषी थे, फिर भी इन्होंने हिंदी परिमार्जित गद्य में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने अपने मत का प्रचार भी हिंदी में किया है। सभी लोगों को याद रख लेना है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? तो दयानंद सरस्वती ने की है। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की है, तो दयानंद सरस्वती ने की है, ठीक है। भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा आदि पर अपने विचार प्रकट किए। भारतेंदु ने लेखकों का एक मंडल तैयार किया, जिसमें पंडित बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह और लाला श्रीनिवास दास। तो इनको हमें याद रख लेना है। ओपीजी इसकी ट्रिक बता देना सभी को, निकाल कर कैसे याद करना है कि जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण भट्ट थे, और सबसे एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि, एलटी ग्रेड में पूछा गया था, यूपी एलटी ग्रेड में, कि भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तब आपका उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1844 में, और ये भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। उसके बाद भारतेंदु जी का जन्म हुआ था 1850 में। तो याद रख लेना, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह और लाला श्रीनिवास दास, ये सभी भारतेंदु मंडल के जनक क्या माने जाते हैं? भारतेंदु मंडल के कवि माने जाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से बताइए कि भारतेंदु मंडल के जो भारतेंदु मंडल का कौन सा कवि नहीं है? तब आपको याद रखना है इन सभी। अगर आपको याद होगा कि यहाँ पर अगर दिया जाएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं थे,
तो ये सारे के सारे जो कवि हैं भारतेंदु मंडल के, इनको हमें याद रख लेना है। कुरैशी जी, रवि जी, ओपी जी, राधा जी, सभी लोगों को याद रखना है। अगला देख लेते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बारे में हम देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 9 सितंबर 1850 को हुआ था, याद रखना है। कहां पर हुआ था? काशी में हुआ था, 9 सितंबर 1850 का हुआ था। और आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार इन्हें माना जाता है। आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? तब आपका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अतः आधुनिक हिंदी काव्य का शुभारंभ 1850 ईस्वी से माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी काव्य का जो शुभारंभ माना जाता है वो माना जाता है 1850 से, और 1850 से ही आधुनिक युग का जन्म हुआ था, सभी को याद रख लेना है। हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व में मिलती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त अभिव्यक्ति जो है वो किसके साहित्य में, किसके व्यक्तित्व में मिलती है, तब आपका उत्तर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बहुत बढ़िया। भारतेंदु के व्यक्तित्व में भक्ति युगीन चेतना, रीति युगीन श्रृंगारिकता एवं सामयिक अर्थार्थ बोध का अद्भुत समन्वय हुआ है। राजा शिव प्रसाद हिंदुस्तानी के पक्षधर थे, अतः भारतेंदु से उनकी नहीं पटती थी। किसकी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। ब्रिटिश सरकार ने जब राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की पदवी प्रदान की तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1880 ईस्वी में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु नाम से अभिहित किया जाए। इस प्रकार साहित्य प्रेमियों और जनता ने उन्हें सितारे हिंद की तुलना में भारतेंदु यानी कि भारतीय चांद की उपाधि दी गई। किसे? हरिश्चंद्र को। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बनेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो बात है कि राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि किसने दी? तो आपका उत्तर होगा ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो है सार सुधा निधि जो पत्रिका है, इस पत्रिका में भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि देने के लिए जो है पत्र लिखे गए। तब इन्हें भारतेंदु जी को, हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? जनता द्वारा ये जो है उपाधि दी गई। और इस भारतेंदु का अर्थ क्या होता है? कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि भारतेंदु का अर्थ क्या होता है? तब आपका उत्तर होगा भारतीय चांद। सभी लोगों को याद रख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। भारतेंदु ने भक्ति, श्रृंगार, देश प्रेम, धार्मिक पाखंड, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, आर्थिक विषमता आदि को अपने काव्य का विषय बनाया भारतेंदु जी ने। और भारतेंदु जी ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की। कितनी कृतियों की है? 70 काव्य कृतियों की। सोचो कि 1850 में जिसका जन्म हुआ और 1885 में जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसने कितनी रचनाओं की रचना की? 70 काव्य कृतियां लिखी हैं। देखो ये निश्चित ही भारतीय चांद थे, भारतेंदु थे। ठीक है, तो याद रख लेना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया कि कविता संवर्धनी सभा काशी के संस्थापक कौन थे? तब आपका उत्तर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये सभी को याद रख लेना है। ठीक है, हाँ। भारतेंदु की राजभक्ति परक कविता भारत शिक्षा है। राजभक्ति परक कविता है इनकी भारत शिक्षा। और भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित हैं। कौन से? भारतेंदु ग्रंथावली के जो है प्रथम भाग में। भारतेंदु ने अपनी कृति भारत दुर्दशा में देसी राजाओं को रासप कहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, इसको आपको सभी को नोट भी कर लेना है। ठीक है, कि भारत दुर्दशा में देसी राजाओं को भारतेंदु ने क्या कहा है? तब आपका उत्तर होगा रासव या फिर गधा। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। भारतेंदु भारत दुर्दशा में ये कहा गया है ना। भारतेंदु जी ने नाभादासकृत भक्तमाल के अनुकरण पर उत्तर भक्तमाल की रचना की। देखो नाभादास की हम पढ़ते हैं कौन सी? भक्तमाल। और उत्तर भक्तमाल जो रचना है वो किसकी है? वो भारतेंदु जी की है। और इसी के अनुकरण पर इन्होंने उत्तर भक्तमाल भी लिखी है। भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में पेनी रीडिंग नामक गोष्ठी का गठन किया। इसी वर्ष इन्होंने तदीय समाज की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तब आपका उत्तर क्या होगा? तदीय समाज की जो स्थापना की थी वो की थी भारतेंदु जी ने। और आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो की थी दयानंद सरस्वती ने। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे जो फैक्ट हैं वो याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं?
जल्दी से सभी लोग कमेंट में बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। पुष्पेंद्र जी, नमिता जी, मधुराज जी, ठीक है, हरिकेश जी। 1882 ईस्वी में अंग्रेजों की मिस्र में विजय पर भारतेंदु ने विजय यानी विजय पताका जो है शीर्षक रचना का प्रयत्न किया। इस विजय में भारतीयों का बड़ा सहयोग था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट आदि बड़े एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1882 ईस्वी में अंग्रेजों की मिस्र विजय पर भारतेंदु ने किस रचना को जो है कौन सी रचना की है, तब आपका उत्तर क्या होगा, वो होगा विजय यानी विजय पताका, यानी कि ये जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1884 ईस्वी में इन्होंने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रिपनाष्टक लिखा। लॉर्ड रिपन था, इसकी प्रशंसा में इन्होंने रिपनाष्टक। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, नेट एग्जाम हो या पीजीटी, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1884 ईस्वी में इन्होंने जो है किसके लिए, किसकी प्रशंसा में रिपनाष्टक लिखा था, तब आपका उत्तर होगा लॉर्ड रिपन की। इस प्रकार से कई बार एग्जाम पूछे गए हैं। उर्दू में इंद्र सभा एक प्रकार का नाटक है जिसके अनुकरण पर भारतेंदु ने बंदर सभा की रचना की, जिसका नायक बंदर और नायिका शुतुरमुर्ग परी है। तो आपका उत्तर होनी चाहिए बंदर सभा की स्थापना किसने की, तब भी आपका कितना होना चाहिए, भारतेंदु। ठीक है, हाँ, और भारत में क्या है, बहुत सारे बंदर हैं, बंदर, तो भारतेंदु आपका उत्तर होगा। भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उपनाम तो हमेशा पूछ लिए जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे उपनाम के। तो भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे, ये चीज सभी को याद रख लेना है। ठीक है, हाँ, देवी छंद लीला भारतेंदु की काव्य कथा है, इसकी यह विशेषता है, इसकी रचना पदों में होने पर भी कथा न कहीं खंडित हुई है और न एक पद की बात दूसरे पद में दोहराई गई है। कौन सी में, देवी छंद लीला में। भारतेंदु अधिकांश काव्य ब्रज भाषा में है, इन्होंने खड़ी बोली में भी काव्य रचना की है। तो अधिकांश, जो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतेंदु की अधिकांश जो काव्य भाषा है या काव्य भाषा क्या थी, भारतेंदु की काव्य भाषा क्या मानी जाती है, तब आपका उत्तर होगा ब्रज भाषा। ठीक है, इन्होंने अधिकांश जो काव्य लिखे वो ब्रज भाषा में लिखे हैं, लेकिन इन्होंने खड़ी बोली में भी काव्य रचना की है। किसने, भारतेंदु जी ने, है ना। भारतेंदु कृत दशरथ विलाप कविता जो है खड़ी बोली में है, दशरथ विलाप एक खड़ी बोली में है। और भारतेंदु ने अपनी प्रबोधिनी कविता में विदेशी बस्तियों के बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा दी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि भारतेंदु की किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा दी गई है, तब आपका होगा प्रबोधिनी। किसमें दी गई है, प्रबोधिनी में। ठीक है, भारतेंदु युग के कवि देख लो दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 85, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इनका जन्म है 1855 से 1922। ठीक है, प्रेमघन ऐसे याद करना है। और प्रताप नारायण मिश्र 1856, देखो बिल्कुल क्रम से दिए हैं, आपको सिर्फ याद करना है। इतने 1844 और कर देना बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, सबसे पहले 1844 से आप स्टार्ट हो जाओ, 1844 बालकृष्ण भट्ट, फिर अपन सीधे पहुंचे 1850 तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र 1856, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857, अंबिका दत्त व्यास 1858, राधाचरण गोस्वामी 1854, यहाँ 54 बीच में आ गया तो 54 को बीच में कर दो, और बाल मुकुंद गुप्त 1865। तो ये सारे के सारे जो कवि हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि ये क्रम से दिए हैं, सभी के जीवन काल दिए हैं और एक कई बार भी पूछा जाता है। ठीक है, सभी लोगों को याद करना है और इनका भी आप ले सकते हो। जन्म काल भी पूछा जाता है क्रम से आपको, तो किसी ना किसी प्रकार से पूछा जाता है, सभी को याद रखना है। ठीक है, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण दास की भारत 12 मासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा युक्त हैं। ठीक है, हाँ, क्या हुआ, पीजीटी टीजीटी का रिजल्ट आ गया क्या। अंबिका दत्त व्यास ने भारत धर्म कविता में वर्णाश्रम धर्म का दृढ़ता पूर्वक अनुमोदन किया है। इस कविता में विदेशी वस्त्रों का जो क्या किया गया है एवं अन्य वस्तुओं की आयात को भारत की आर्थिक दुर्गति का मूल कारण बताया गया है। अब हमें बताना है पंडित जो है प्रताप नारायण मिश्र ने, पंडित प्रताप नारायण मिश्र में मन की लहर कविता में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रताप नारायण मिश्र, है ना। मन की लहर कविता में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक, यहां से क्वेश्चन बनेगा
पंडित प्रताप नारायण की कौन सी कविता में जो है बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है? तब आपका उत्तर होगा मन की लहर, है ना। सभी को याद रख लेना है, मन की लहर इसका सही हो जाएगा। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने एक गजल के माध्यम से देश की दुर्दशा पर गहरी चिंता प्रकट की है। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो ये जो है ये किसकी है पंक्ति, ये किसकी उक्ति है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र की है, ठीक है, याद रख लेना है। राधा कृष्ण दास ने रहीम के दोहों पर कुंडलियां छंदों की रचना की है ना। रहीम के दोहों पर कुंडलिया छंद की जो रचना की है वो किसने की है, आपसे पूछा जाएगा, तब आपका उत्तर होगा राधा कृष्ण दास, है ना। राधा कृष्ण दास ये कौन माने जाते हैं? भारतेंदु जी के फुफेरे भाई, इस प्रकार से कुछ माने जाते हैं। तो राधा कृष्ण की मैकडोनाल्ड और पुष्पांजलि राजभक्ति पर रचना है, किसकी? राधा कृष्ण की, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रतापी लोग मन की लहर से करुण दशा का पता लगा लेते हैं, बहुत बढ़िया ओपी जी। अब हमें जो पढ़ना है और आगे पढ़ लेते हैं, क्या है? श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के 3 काव्य ग्रंथों हर्मिट का अनुवाद, एकांतवासी योगी और ट्रेवलर का अनुवाद जो है श्रांत पथिक और डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बने हैं कई बार, आपको लिखना है। एक क्वेश्चन बना है कि श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के किस ग्रंथ का अनुवाद जो है एकांतवासी योगी के नाम से किया है, ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। और इस प्रकार से जितने भी हैं आपको याद रख लेना। हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से, ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक के नाम से, डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम के नाम से। यहां से एक क्वेश्चन बनता ही है 100%, तो याद रख लेना, ठीक है। इसमें एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक खड़ी बोली में तथा उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में है। हाँ, जगत सच्चाई सार में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विविध रूपों में एक ही तत्व की व्यापकता का दर्शन किया है। सुसंदेश, अच्छा द्विवेदी युग में आ गए हैं अपन यहाँ से, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, हम समझे कि द्विवेदी युग जो है यहाँ तक होगा, द्विवेदी युग आ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो द्विवेदी युग पढ़ लेते हैं यहाँ से। द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया, ये चीज भी याद रखनी है, बहुत बढ़िया, है ना। तो द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो द्विवेदी युग का नामकरण है वो किसके नाम पर रखा गया, तब आपका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सन 1893 में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की। 1899 इंडियन प्रेस की स्थापना हुई है। आपको याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई, तब आपका उत्तर क्या होता है? 1893 में। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, इन तीनों ने जो है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। श्याम राम शिव, श्याम राम और शिव, श्याम राम शिव मिलकर कहां नगर में प्रचार करने गए, तो शिव कुमार, ठीक है। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की है। और जो है 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई है। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई? 1899 में, ये चीज भी हमें याद रखना है। हाँ, और नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। इसके प्रथम जो संपादक थे वो कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। हाँ, क्या पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, तब आपका उत्तर होगा 1900 ईस्वी में, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपका उत्तर होगा चिंतामणि घोष ने, ठीक है। और ये प्रचारणी सभा की प्रेरणा से, मतलब नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में पत्रिका का किस प्रेस द्वारा किया गया, तो इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा किया गया। और इस सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो कौन थे, तो बाबू श्याम सुंदर दास थे। अधिकांश लोग बताते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। अधिकांश लोग जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी बता देते हैं कभी कभी। बहुत बढ़िया, सच्ची जी, ओपी जी, डॉक्टर दिनेश जी, आर्ची जी
और किरण जी, नमिता जी, बहुत बढ़िया, रवि जी। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है। किसे? सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को, मतलब 1900 को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है ना। डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से याद रख लेना है सभी को। क्या लिखना है कि जो डॉक्टर नगेंद्र साहब हैं, इन्होंने द्विवेदी युग को जो नाम दिया है वो जागरण काल दिया है। ठीक है, क्या दिया है? जागरण काल। और अगर आपके घर में नांग आंग घुस जाए तो आप रात भर जागोगे कि कहीं नांग ना आ जाए, है ना। तो जागरण करना है। अगर नांग आंग अपने घर में आ जाए तो अपन को जागरण करना है, जागरण। तो जागरण सुधार काल कौन कहेंगे? नगेंद्र साहब कहेंगे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। कब बने? 1903 में। 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने? तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने। और सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट, सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये आईएमपी है। कैसा है? आईएमपी। 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश किसे कहा गया है? तब आपका उत्तर होगा सरस्वती पत्रिका। गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना है। अनुदित रचना है गंगा लहरी। ठीक है, और एक गंगा लहरी और रचना किसकी है? सभी लोग बताएंगे। एक गंगा लहरी और रचना है किसी की, तो वो बताएंगे, सभी लोग उत्तर में बताएंगे गंगा लहरी किसकी रचना है। ये तो इनकी अनुदित रचना मानी जाती है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। द्विवेदी युगीन कविता में मातृभूमि, प्रेम और स्वदेश गौरव को विशेष स्थान है। मातृभूमि, प्रेम और स्वदेश गौरव को इस प्रकार से विशेषता भी पूछी जाती। बहुत बढ़िया, संतोष जी, यादव जी, है ना, चिम्मन जी। गंगा लहरी एक रचना है पद्माकर जी की। ठीक है, बहुत बढ़िया, पद्माकर जी की है। ज्योति जी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत संपत्ति शास्त्र में भारत की आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का भूतपूर्व चित्रण हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है, तब आपका उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, और इसमें किसका वर्णन हुआ है? तो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्रण हुआ है। सभी को याद रख लेना है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने, सभी प्रकार के छंदों का व्यवहार करने, सभी काव्य रूपों को अपनाने तथा गद्य और पद्य भाषा एकीकरण का परामर्श दिया। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब ने। अब आपको बताना है, एक क्वेश्चन कमेंट में लिखना है कि किस कवि को भारतेंदु और द्विवेदी युग का जो है बीच की कड़ी कहा जाता है। तब आपको बताना है फर्स्ट और सेकंड, मतलब द्विवेदी युग और भारतेंदु युग के बीच की कड़ी का कवि किसे कहा जाता है, तो कमेंट में सभी को बताना है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा की शुद्धि तथा वर्तनी की एक रूपता के प्रबल समर्थक थे। अतएव इस युग की काव्य भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से सामान्यतः शुद्ध मानी जाती है। बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा जाता है। लो, आपका उत्तर भी यहीं पर मिल गया कि बाल मुकुंद गुप्त साहब को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की को जोड़ने की जो बीच की कड़ी माना जाता है, तो किसे माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त को। अब बताना है कि जो बाल मुकुंद गुप्त हैं, इनकी एक रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और कई बार पूछी गई है। कमेंट में सभी लोगों को बताना है बाल मुकुंद गुप्त की वो कौन सी रचना है जो कई बार पूछी गई है, फटाफट से बताना है। और श्रीधर पाठक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, है ना। हिंदी खड़ी बोली के श्रीधर पाठक माने जाते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको यहां से याद रख लेना है। ठीक है, क्या याद रख लेना है कि श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद, एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, तब आपका उत्तर होगा श्रीधर पाठक हैं। और स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक इन्हें किसे माना है, तब आपका उत्तर हो जाता है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यहां से हाँ, शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद जी की रचना है। शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार पूछी गई है। स्वच्छंदतावाद को याद रख लेना। स्वच्छंदतावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीधर पाठक माने जाते हैं। ठीक है, और इन्हें जो स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। बहुत बढ़िया। श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा में प्रकृति की कल्पना नारी के रूप में कर उसे सजीवता का प्रदान किया है श्रीधर पाठक की। और सांध्य अटन कविता में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विनाशकारी रूप को जो है चित्रित किया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रकृति के विनाशकारी रूप को चित्रित किया है श्रीधर पाठक जी ने किस कृति में किया है, तो सांध्य अटन, यानी कि जो है सांध्य अटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा हो रही है ना। बहुत ही कई बार पूछे गए ऐसे प्रश्न हैं। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के 3 काव्य ग्रंथों हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी, ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक और डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किया। इनमें एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक खड़ी बोली में तथा उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में है। तो याद रख लेना, एकांतभाषी योगी और श्रांत पथिक। जो पथिक होता ना, पथिक वो एकांत में खड़ा होता है, एकांत में खड़ा होता है। पथिक एकांत में खड़ा होता है तो खड़ी बोली, पथिक एकांत में खड़ा होता है तो एक खड़ी बोली, और उजड़ ग्राम ब्रजभाषा, सभी को याद रखना है। जगत सच्चाई सार में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विविध रूपों में एक ही तत्व की व्यापकता का दर्शन किया है। सुसंदेश इनकी रहस्यवादी कविता है। सुसंदेश इनकी कौन सी कविता है? रहस्यवादी कविता है, सभी को याद रख लेना है। द्विवेदी युग के कवि देख लेते हैं, अब महत्वपूर्ण है द्विवेदी युग के। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, इनका जन्म 1864 से 1938, श्रीधर पाठक है ना 1860 से 1928, नाथुराम शंकर शर्मा 1859 से 1932। हो सकता है कि यहाँ पर जो जन्म काल दिया हो विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग दिया हो, ठीक है, तो देख लेना आप लोग। ये पुस्तकों में अलग अलग जन्म काल दिए रहते, मैं खुद परेशान रहता हूँ, कहीं नेट से निकालो, कहीं ये पुस्तक से निकालो, उस पुस्तक से निकालो, तो कहीं कहीं मतलब अलग अलग मिलता ही है इनका। तो नाथुराम शर्मा शंकर, अलग अलग विद्वानों में मतभेद भी हैं इनको लेकर के, ठीक है। तो नाथुराम शर्मा शंकर 1859 से 1932, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद 1865 से 1947, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जन्म क्रम के आधार पर नेट में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्रमबद्ध कीजिए, ठीक है, क्रमबद्ध कीजिए। तब आपको जन्म क्रम अगर पता है तो आप क्रमबद्ध कर दोगे, नहीं पता है तो कैसे कर पाओगे। अयोध्या से उपाध्याय हरिओद 1865 से 1947, मैत्री शरणगुप्त 1886 से 1964, रामचरित उपाध्याय 1872 से 1938, जगन्नाथ दास रत्नाकर का 1866 से 1932, रामनरेश त्रिपाठी 1891 से 1963, इनकी मृत्यु 1963। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गया प्रसाद शुक्ल का जो उपनाम है वो क्या है? स्नेही है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। 1863 से 1972 हुआ था। राय देवी प्रसाद पूर्ण का 1868 से 1915, वियोगी हरि 1895 से 1963, डॉक्टर गोपाल शरण सिंह इनका 1891 से 1960, और सत्यनारायण कविरत्न 1880 से। इनका सभी लोगों को याद करना है, ठीक है। इनका पहली चीज तो यही है कि आपको द्विवेदी युग के सारे कवि याद करना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद, मैत्री गुप्त, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राय देवी प्रसाद पूर्ण, वियोगी हरि, गोपाल शरण सिंह और सत्यनारायण कविरत्न, ठीक है। इनकी एक ट्रिक बना लेना और पूरा का पूरा एक कोड बना लेना, है ना, कि ये द्विवेदी युग के हैं। अधिकांश लोगों को तो सभी को पता होगा द्विवेदी युग के कवि, और इनको याद कर लेना, सभी लोग याद करेंगे, ठीक है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक।